ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इवोल्यूशन चैप्टर नाउ। सो हम लोगों के पास जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी होती है, इवोल्यूशन का मतलब अपने पास क्या है कि किस तरीके से चीज़ें जो है हम लोग के पास वो इवॉल्व हुई हैं, अर्थ के ऊपर इनकी हिस्ट्री क्या रही है। कोई भी अपने पास पर्टिकुलर चीज़ इवॉल्व हुई है तो वो किस तरीके से इवॉल्व हुई है, उसकी हिस्ट्री हम लोग के पास यहाँ पर क्या रही है। जैसे अपने पास अर्थ कैसे इवॉल्व हुई, कैसे अपने पास मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हम लोगों के पास कौन से चेंजेस आए फ्लोरा के अंदर, कौन से चेंजेस आए फौना के अंदर, कैसे स्टार्स अपने कैसे अपना जो हम लोग का यूनिवर्स है उसके अंदर किस तरीके से चेंजेस अपने पास यहाँ पर आए, इन सभी चीज़ों के बारे में इवोल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप भी अगर बात करते हो तो आप भी कहते हो कि 9th-10th क्लास में मैं ऐसा था, अब मैं ऐसे होते जा रहा हूँ, ये चेंजेस मेरे अंदर आते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से कॉन्टिन्यूसली हम लोग की अर्थ के ऊपर चेंजेस आते जा रहे हैं, जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जिसकी शुरुआत हम कहाँ से करते हैं कि हमारी लाइफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, राइट। सो बायोलॉजी हम लोग के पास दैट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। जो हम लोग के पास इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, यहाँ पर बायोलॉजी नहीं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ के ऊपर लाइफ फॉर्म्स की किस तरीके से अपने पास यहाँ पर क्या हुआ, किस तरीके से उनके अंदर चेंजेस आए, उसकी स्टडी हम लोग यहाँ पर करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अपने पास हम लोग को ऐसे देखना है कि स्टीलर डिस्टेंसेस, कौन सी चीज़ कितनी दूर है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा दूर होती है, हम किलोमीटर में मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग उनको लाइट ईयर्स के फॉर्म में मेजर करते हैं। हम कहते हैं वो हम लोगों से अर्थ से 1 लाइट ईयर दूर है, 2 लाइट ईयर दूर है, ठीक है। तो लाइट ईयर की फॉर्म में मेजर हम लोग यहाँ पर करते हैं, किलोमीटर की फॉर्म में किलोमीटर्स तो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, इसीलिए एक नई टर्म है, नई यूनिट है लाइट ईयर्स, क्योंकि जितने भी स्टीलर डिस्टेंसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। जो इसका मतलब लाइट ईयर्स का मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका अर्थ है और ये आपका कोई दूसरा प्लैनेट है, वो आपसे 5 लाइट ईयर्स दूर है, मतलब वहां पर जो लाइट 5 साल पहले बनी होगी वो आज आपके पास पहुंच रही है। सोच के देखो, 5 साल पहले जो वहां से लाइट निकली थी वो आप लोगों को 5 साल बाद नजर आ रही है। इसका मतलब जो लाइट आज आप देख रहे हो वो पुराने 5 साल पुरानी है। सो व्हाट वी सी टुडे एमिटेड लाइट स्टार्टेड जर्नी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जो आज लाइट दिख रहे हो ना, शायद मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। सो लाइफ फॉर्म्स की क्या हिस्ट्री रही है उसको इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अगर स्टीलर डिस्टेंसेस को मेजर करना पड़ जाए तो लाइट ईयर्स की फॉर्म में करते हैं, और जो हम लोग आज देख रहे हैं, जो लाइट आज एमिट हुई है, उसकी जर्नी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो स्टार्ट हुई थी। जो यूनिवर्स की एज है वो कितनी है, 20 बिलियन ईयर्स। हमारा यूनिवर्स जो है वो 20 बिलियन ईयर्स पुराना है, 20 बिलियन ईयर्स, राइट। अपने पास यहाँ पर क्या हुई, बहुत सारी क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज मिलकर क्या बना रही हैं, यूनिवर्स बना रही हैं। अपनी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। उसके बाद दूसरा अपना जो बिग बैंग थ्योरी है वो अर्थ का जो ओरिजिन है, यूनिवर्स का जो ओरिजिन है उसको एक्सप्लेन करती है। मतलब किस तरीके से, अपने पास एक ऐसा गट्ठा था, उसके अंदर क्या हुआ, बिग बैंग, एकदम से ब्लास्ट ऐसे हो गया, और उससे क्या हो गया, वो ब्लास्ट हुआ, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स बने, उसने क्या कर दिया, उसने हमारे यूनिवर्स को बना दिया। तो ये बोला जाता है कि जो यूनिवर्स का ओरिजिन है वो किससे हुआ है, बिग बैंग थ्योरी से, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, यूनिवर्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन करती है। अर्थ कब बनी थी, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी थी, जिसके पर वाटर वेपर, मीथेन, CO2, अमोनिया, उन्होंने सबने क्या कर लिया, सरफेस को वहाँ पर अपने पास कवर कर लिया। सो बायोलॉजी जिसके अंदर हम लोग स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, लाइफ फॉर्म्स की हिस्ट्री को हम लोग स्टडी करते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर, एंड दैट इज मेजर्ड इन द लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स मतलब कितनी लाइट एमिट हुई अपने पास वहाँ पर, और हमारी जर्नी जो थी वो मिलियंस ऑफ ईयर्स, कितनी लाइट एमिट हुई नहीं, वो लाइट को पहुंचने में कितना टाइम अपने पास यहाँ पर लगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हम लोगों के पास उसने जर्नी स्टार्ट करी थी। हमारी यूनिवर्स की एज कितनी है, 20 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ के बारे में बात करें तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अपने पास यहाँ पर बनी थी। इसकी फॉर्मेशन कैसे दी जाती है, बिग बैंग थ्योरी से, और अर्थ के ऊपर अपने वाटर वेपर ने, मीथेन ने, CO2 ने, अमोनिया ने पूरे के पूरे सरफेस को क्या कर लिया, पूरे के पूरे सरफेस को कवर कर लिया। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि एक ह्यूज एक्सप्लोजन अपने पास हुआ था व्हिच वाज अनइमेजिनेबल इन द फिजिकल टर्म्स। यूनिवर्स क्या होता गया, एक्सपैंड करता गया, जो टेम्परेचर हम लोगों का था, टेम्परेचर अपना वहां पर कम हो गया, ठीक है। अर्थ कब बनी अपने पास, अर्थ वाज फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, जिसके ऊपर वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया
दिया, उन्होंने पूरे के पूरे सरफेस को यहाँ पर कवर कर लिया। ठीक है। सो यूवी रेज जो अपने पास सन से जितनी भी लाइट आ रही थी, जितनी भी अपने पास सन से लाइट आ रही थी, यूवी रेज उनको हमने के पास वाटर वगैरह जो था, ठीक है, जो अपने पास सन से लाइट आ रही थी उसके अंदर जितनी भी यूवी रेज अपने पास थी वो क्या कर रही थी, H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ रही थी, अपने NH3 बन रहा था, CH4 वाटर, CO2, इनकी फॉर्मेशन अपने पास यहाँ पर हुई। यूवी रेज क्या करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं, NH3 CH4 वाटर और CO2 की ज़रूरत अपने को है अर्थ के अंदर। ठीक है, फिर अपनी यूवी रेज हमें डैमेज ना करें तो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। तो अर्थ कब बन गई, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। लाइफ कब दिखनी स्टार्ट हुई अर्थ के ऊपर, लाइफ कितनी देर बाद, 4 बिलियन ईयर साल बाद, मतलब सिर्फ 500 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ दिखना स्टार्ट हुआ है अर्थ के ऊपर। 4 बिलियन साल लग गए लाइफ को बनने में। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर यूवी रेज ने क्या कर दिया, H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया, NH3 CH4 वाटर और CO2 अपने पास बन गए, ओजोन लेयर अपने पास यहाँ पर बन गई, और लाइफ कब दिखना स्टार्ट हुआ, 500 मिलियन ईयर्स अगो, नॉट बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ कब बनी थी, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। और ये कब दिखनी स्टार्ट हुई, ये जो पीछे के लास्ट के 5 है ना, 500 मिलियन ईयर्स अगो ही हम लोगों को अर्थ की फॉर्मेशन वहाँ पर दिखे। ठीक है, तो पहले के जो ग्रीक थिंकर्स अपने पास थे, यहाँ पे हम लोग पूरी की पूरी एम ही वो दे रहे होंगे, मतलब अपनी खुद की मर्जी की चीज़ें। तो पहले के जो ग्रीक थिंकर्स थे वो क्या सोचते थे कि जो यह हम लोग के पास यहाँ पर यूनिट है, लाइफ कॉल्ड स्पोर्स, कम्स फ्रॉम अनदर प्लानट, दूसरे प्लानट से अपने पास यहाँ पर आए हैं। पहले के ग्रीक थिंकर्स हम लोग के पास ये सोचते थे, क्या सोचते थे हम लोग के पास यहाँ पर देखो, लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, लाइफ जो है वो आउटर स्पेस से आई है। ठीक है, तो सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड। क्या हुआ कि जैसे ये अर्थ है अपने पास, इसके ऊपर लाइफ कैसे आई, आउटर स्पेस में से कुछ स्पोर्स यहाँ पर आकर गिर गए, और वो स्पोर्स ने क्या कर लिया, वो स्पोर्स ने अपने पास यहाँ पर लाइफ हम लोग की बना दी। ठीक है, वो लाइफ हम लोगों ने की यहाँ पर बना दी। पैनस्पर्मिया, दैट इज अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स, कि पैनस्पर्मिया की फॉर्म में अपने पास यहाँ पर लाइफ आ गई। ठीक है, पैनस्पर्मिया की फॉर्म में क्या हो गई, हम लोग के पास यहाँ पर लाइफ आ गई। सो पैनस्पर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। तो सबसे पहला उन्होंने क्या बोला, सबसे पहला ग्रीक थिंकर्स ने जो सबसे पहला आइडिया यहाँ पर दिया वो हम लोग के पास यहाँ पर दिया कि जो हमारी लाइट है वो स्पोर्स की, जो हमारी लाइफ है वो स्पोर्स की फॉर्म में दूसरे प्लैनेट से आई है। दूसरा अपना क्या प्रपोज किया गया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन हुई है, मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में कुछ स्ट्रॉ सड़ी पड़ी हो, मिट्टी वगैरह हो, रोटन मैटर तुम्हारे पास हो, उससे लाइफ बन गई स्पॉन्टेनियसली, अपने आप ही। ये गले पड़े जितनी भी चीज़ें हैं, अपनी डिकेइंग मैटर जितना भी है, इससे लाइफ बन गई। ठीक है, तो दूसरा अपने पास यहाँ पर क्या आया, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। सबसे पहले अपने पास क्या आया, स्पोर्स की फॉर्म में। दूसरा अपने पास अपने खराब कपड़े वगैरह हैं, बर्तन वगैरह हैं, उनसे ही लाइफ अपने आप नॉन लिविंग थिंग से ही बन गई, स्पॉन्टेनियसली वो जनरेट हो गई। उसके बाद ल्यूइस पास्चर ने केयरफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही बनती है, मतलब अगर पहले कोई लाइफ हो, वहां पर कोई लाइफ हो तभी लाइफ बनेगी। तो ल्यूइस पास्चर ने केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन किया और क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही बनी है। तो तीसरा अपने पास क्या हो गया, ल्यूइस पास्चर ने कहा कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही हम लोगों के पास यहाँ पर बनी है। मतलब अपने पास इन्होंने यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग लाइफ का मतलब यहाँ पर क्या लिया, जो लाइफ है हम लोगों के पास यहाँ पे इन्होंने एक प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क अपने पास यहाँ पर ले लिया। तो लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट, मरे हुए ईस्ट से नहीं आई। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर ल्यूइस पास्चर ने क्या किया, ल्यूइस पास्चर ने अपने पास यहाँ पर 2 कंटेनर्स ले लिए। एक कंटेनर के अंदर अपने पास क्या लिया, एक कंटेनर के अंदर अपने पास किल्ड ईस्ट लिया, मरा हुआ ईस्ट, जबकि दूसरे फ्लास्क के अंदर जिसमें हवा आराम से अपने पास यहाँ पर जा रही थी, ठीक है, वहां पर भी अपने पास किल्ड ईस्ट अपने पास है, लेकिन उनके अंदर हवा मस्त जा रही है, एयर अपने पास यहाँ पर मस्त जा रही है। तो वहां पर क्या हुई, वहां पर अपने पास एक तो प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क अपन ने लिया, एक
ओपन ले लिया हम लोगों ने, तो न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे जनरेट हो पा रहे हैं। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी इसीलिए क्या हो गई, वो यहाँ पर रिजेक्ट हो गई। तो सबसे पहला अपने पास यहाँ पर क्या था, सबसे पहला हम लोगों के पास यहाँ पर था स्पोर्स की फॉर्म में अपने पास यहाँ पर लाइफ आई, पैंस्पर्मिया की फॉर्म में। दूसरी चीज़ अपने पास यहाँ पर क्या है, दूसरी चीज़ हम लोग के पास यहाँ पर है ल्यूइस पास्चर ने किसकी क्या दिया हम लोगों के पास यहाँ पर, ल्यूइस पास्चर ने बोला कि दूसरा स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाला था कि नॉन लिविंग चीज़ों से अपने पास लाइफ बन जाती है। तीसरा अपना ल्यूइस पास्चर वाला था, उन्होंने क्या बोला कि एक तो प्री स्टरलाइज फ्लास्क ले लिया, एक अपना ओपन वाला ले लिया। तो प्री स्टरलाइज फ्लास्क के अंदर नई लाइफ नहीं आई, लेकिन जब कील्ड ईस्ट हमने डाले और वहां पर एयर ले ली तो वहां से अपने को लाइफ जो है वो मिल गई। तो इसीलिए ल्यूइस पास्चर ने बोला कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ बनती है, ना कि जो ये नॉन लिविंग मैटर से आप लोग कह रहे हो कि नॉन लिविंग मैटर से लाइफ जो है हम लोग के पास बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद अपने रशिया के ओपेरिन भाई साहब और इंग्लैंड के हेल्डेन भाई साहब, इन्होंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ बनाकर दिखाई। तो अपने पास सबसे पहले कौन सी थ्योरी आई थी, सबसे पहले थ्योरी अपने पास यहाँ पर आई कि अर्थ के ऊपर तो कुछ हुआ ही नहीं और कहीं से हम लोगों के पास यहाँ पर पैंस्पर्मिया के फॉर्म में हम लोग के पास यहाँ पर स्पोर्स कुछ आ गए अर्थ के ऊपर और लाइफ अपनी मस्त यहाँ पर बन गई। सबसे पहले थ्योरी ये आई। दूसरी फिर उन्होंने बोला कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन होती है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब क्या हुआ, उन्होंने बोला कि नॉन लिविंग चीज़ों से ही अपने पास जनरेशन हो जाती है। फिर तीसरे अपने पास यहाँ पर आए ल्यूइस पास्चर भाई साहब। ल्यूइस पास्चर ने क्या बोला, उन्होंने बोला नहीं, प्री एग्जिस्टिंग लिविंग मटीरियल से ही लाइफ बनती है। इसका उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया। कील्ड ईस्ट दो चीज़ों के अंदर उन्होंने लिया, दोनों फ्लास्क, एक फ्लास्क को प्री स्टरलाइज कर दिया, दूसरे को अपने पास यहाँ पर नहीं किया, जिसको ओपन रखा उसके अंदर हम लोगों को यहाँ पर लाइफ मिली। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि हम लोगों के पास यहाँ पर जो लाइफ होती है वो प्री एग्जिस्टिंग लिविंग मटेरियल से ही आती है। लेकिन उसके बाद अपने ओपेरिन एंड हेल्डेन भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने कुछ अपने पास नॉन लिविंग उनसे लाइफ जो है वो अपने को प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ बनाकर दिखा दी। तो फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रिसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। तो केमिकल्स की हेल्प से उन्होंने क्या करके दिखा दी, लाइफ अपने को यहाँ पर बनाकर दिखा दी। तो रिन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने क्या करके दिखाया, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि आरएनए, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, यही तो होते हैं ना हमारी बॉडी में, इनकी हेल्प से हम लोगों को लाइफ का फॉर्मेशन करके दिखा दिया। अलग अलग डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाकर दिखा दिए, किससे, इनऑर्गेनिक से। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपने पास होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन अपने पास यहाँ पर करते हैं, और उससे फिर क्या होता है, उससे फिर लाइफ हम लोग के पास वहाँ पर हम लोग को नजर आती है। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अपने हो गए, फिर ऑर्गेनिक हो गए, और फिर अपने पास क्या होगी वहाँ पर, फिर हम लोगों के पास वहाँ पर लाइफ जो है वो जनरेट होगी। तो फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाकर दिखा दिए। कंडीशंस उस टाइम के ऊपर, अर्थ के ऊपर क्या थी, जब ये इस तरीके से हम लोग बना रहे थे, उस टाइम पर अर्थ के ऊपर हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, जिसके अंदर अपने पास CH4 NH3 जैसी गैसेस अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट थी। ठीक है जी। 1953 के अंदर अपने जो मिलर भाई साहब ने हैं, उन्होंने एक सिमिलर कंडीशन क्रिएट करी लेबोरेटरी के अंदर। उन्होंने क्या किया, चलो ठीक है, आप जो ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हो, अर्थ के ऊपर इस तरीके की कंडीशन थी, इतना टेम्परेचर था, इतना प्रेशर था, मैं वही चीज़ लेबोरेटरी में क्रिएट करके देखता हूँ। तो उन्होंने क्या क्रिएट किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट किया एक क्लोज्ड वेसल के अंदर। ठीक है, अब वहाँ पर जो इतना ज़्यादा वो है ना हम लोगों के पास ये टेम्परेचर वगैरह, तो इन्होंने क्या कर दिया, हम लोग कैसे करवा सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करवा सकते हैं टेम्परेचर वगैरह, मतलब इतना राइट। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया, वही चीज़ें जो उस टाइम पे अर्थ में प्रेजेंट थी, CH4 H2 NH3 वाटर वेपर 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो ये सारे के सारे कंडीशन उन्होंने एग्जैक्टली क्या कर दी, लेबोरेटरी के अंदर वहाँ पर उन्होंने बनाकर दिखा दी। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर CH4 H2 NH3 वाटर वेपर 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उन्होंने ले लिए। मतलब उन्होंने एक क्लोज्ड फ्लास्क में हाई टेम्परेचर लिया, ठीक है, और
और अपने पास यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों के पास इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स उन्होंने ले लिए, जिसकी हेल्प से ऑर्गेनिक चीज़ें अपने पास बनी, अमाइनो एसिड्स अपने पास बने, और आगे और एक्सपेरिमेंट्स करवाए गए कुछ लोगों ने, तो शुगर्स बन गए, नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट्स और फैट्स, इनकी फॉर्मेशन अपने पास हो गई। तो अपन ने क्या देखा कि अर्थ के ऊपर हमने एग्जैक्टली उसी कंडीशन को लेबोरेटरी में बनाएंगे। जब अपनी अर्थ थी तो इस अर्थ के ऊपर हाई टेम्परेचर था, हाई प्रेशर अपने पास यहाँ पर था, और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे जैसे कि CH4, NH3 एटसेट्रा। ठीक है जी, ये चीजें अपने पास यहाँ पर थी। और कैसा एटमॉस्फेयर था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर हम लोगों के पास यहाँ पर था। और हमने क्या बोला कि इन इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स से हमने ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनवा दिए। तो SL मिलर ने बोला क्या ऐसी चीजें 1953 के अंदर उन्होंने बोला क्या ऐसी चीजें सच में मिलती हैं? तो SL मिलर ने बोला क्या सच में ऐसी चीजें मिलती हैं? तो उन्होंने क्या करके देखा, उन्होंने यही कंडीशंस लेबोरेटरी के अंदर क्रिएट कर दी। बहुत ज्यादा टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उन्होंने वहां पर ले लिया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ले लिया। तो उन्होंने देखा कि इन ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उन्होंने तो अमाइनो एसिड्स बनवाए, और भी काफी लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए जिन्होंने नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट्स और फैट्स की फॉर्मेशन कर ली। राइट, तो वही चीजें लेबोरेटरी के अंदर क्रिएट करके कंडीशन हम लोगों ने वहां पर करके देखा। हमें कोई आइडिया नहीं है किस तरीके से जो सबसे पहले रेप्लिकेट करने वाला मेटाबॉलिक कैप्सूल जो है वो अराइज हुआ होगा, लेकिन अपने को इतना पता है कि अर्थ जो थी वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी थी, और नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म ऑफ लाइफ, जो नॉन सेल्यूलर जिनका अंदर कोई सेल वेल नहीं है अपने पास, वो 3 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी। 3 बिलियन ईयर्स बैक वो हम लोग के पास यहाँ पर बनी थी। राइट, तो अपने पास सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स करवाए गए जिसमें फॉर्मेशन हुआ शुगर का, नाइट्रोजनस बेसिस का, पिगमेंट फैट्स का, अपन ने बात कर ली। सबसे पहले नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक। अब नॉन सेलुलर है, वो कोई एक सेल नहीं है, वो क्या है, जायंट मॉलिक्यूल्स हैं। कैप्सूल रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल्स, और जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई वो 2000 मिलियन ईयर्स अगो से पहले तो नहीं आई होगी, 2000 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, सो फर्स्ट फॉर्म लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्सेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स। इसीलिए क्या कर लिया गया, ये बात मान ली गई हम लोगों की कि शायद सच में हम लोगों की जो लाइफ बनी है वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स से ही बनकर आई है, और आज यही चीज़ें जो हैं इतनी डाइवर्स हो गई हैं, और इतनी कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी आज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब हम लोग की लाइफ जो है, जो अपने ल्यूइस पास्चर ने कह दिया था कि नहीं लाइफ नॉन लिविंग से नहीं आई तो नॉन लिविंग से ही है, इनफैक्ट इनऑर्गेनिक से आई है, लेकिन कंडीशंस ऐसी क्रिएट हुई कि उन इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया गया, फिर अपनी नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई, और नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ से सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई, जो आज तक इवॉल्व होती जा रही है, और देखो तुम लोगों को यहाँ पर बनाकर रख दिया है ना, कितनी कमाल की चीज है कि नहीं। चलो ओके, आगे देखो। सो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स एक थ्योरी हम लोगों के पास ये है, लाइफ फॉर्म्स की जो इवोल्यूशन हुई है ये एक थ्योरी है। तो कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर जो है ये हम लोग को एक स्टोरी बताती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कन्वेंशन पहले के ज़माने में क्या माना जाता था, पहले के ज़माने में माना जाता था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो आज के टाइम पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं वो ऐसे ही बने थे। मतलब जो अपने ये होते नहीं है ग्रंथ वगैरह, इनमें माने जाते हैं कि हम जैसे अभी है ना, हम ऐसे ही बने थे, हम बने ही ऐसे थे। मतलब ये एक तरीके से मना ही कर रहे हैं कि इवोल्यूशन भाई साहब हुई नहीं है। ठीक है, तो हम जैसे थे हम ऐसे ही बने हैं। अब तुम खुद ही देख लो, तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स की सोच में कितना डिफरेंस है, इवोल्यूशन तो हो रही है। तो आज जब 2000 के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं ना, वो बच्चे पैदा नहीं होते, आजकल बाप पैदा होते हैं। फर्स्ट क्लास के बच्चे को फ़ोन चलाना आता है, ब्रेन के अंदर इतना ज़्यादा खतरनाक डेवलपमेंट आया है। तो ये चीज़ तुम लोग खुद देखो कि मतलब कितना ज़्यादा इवोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है चीज़ों का, चीज़ें इवॉल्व यहाँ पर हो रही है। और ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं जैसी थी वैसी बन के आई थी। ठीक है, दूसरा अपने पास यहाँ पर क्या आया, दैट द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन, हमेशा से सेम थी, एंड फ्यूचर में भी सेम रहेगी। मतलब इन्होंने तो ये बोला था कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम टाइप के हैं जैसे आज देखते हैं,
ऐसे ही बने थे। दूसरी थ्योरी तो बोल रही है भाई ऐसी ही आई थी और ऐसी ही रहेगी। गजब। तीसरी अपने पास क्या कह रही है, जो अर्थ है वो 4000 साल पुरानी है। 4000 साल पुराने, तो इससे पुराने तो अपन को फॉसिल्स मिल चुके हैं। तो अर्थ जो है वो 4000 साल पुरानी है। मतलब गजब खेल रहे हैं ये लोग। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हुई थी अपने पास। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं वो ऐसे कैसे ही बने थे। ठीक है, ओके, राइट। ऐसे कैसे ही बने थे और ऐसे ही रहेंगे। और सिर्फ अर्थ जो है हम लोगों के पास वो सिर्फ और सिर्फ 4000 साल पुरानी ही है, 4000 ईयर्स ओल्ड ही है। चलो आगे देखो। आगे अपने पास यहाँ पर क्या है हम लोगों के पास, चार्ल्स डार्विन, तुम्हें पता ही है, HMS बीगल शिप थी उनकी नाम की, और वो निकल गए थे यात्रा के ऊपर। उन्होंने क्या बोला हम लोगों के पास यहाँ पर, जो एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स हैं वो सिमिलरिटी शो करती हैं वेरिंग डिग्रीज तक, बट ऑल्सो लाइफ फॉर्म्स जो हम लोगों के पास, मतलब चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला कि जो अभी एग्जिस्ट कर रही हैं, जो चीज़ें अभी एग्जिस्ट कर रही हैं, सिर्फ वो हम लोगों के पास सिमिलैरिटी शो नहीं कर रही, बल्कि जो चीज़ें बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो भी प्रेजेंट थी, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो भी प्रेजेंट थी, उनसे भी सिमिलैरिटी शो कर रही हैं। ठीक है, ओके। सो मैनी लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। काफ़ी सारी लाइफ फॉर्म्स अब दिखती नहीं। अब पता ही है तुम लोग को, इकोलॉजी में मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं हम लोग के पास। जो कभी ना कभी बनी थी, शायद उनके बारे में हमें पता भी नहीं चला, लेकिन वो एक्सटिंक्ट अपने पास हो चुके हैं। और लाइफ फॉर्म्स का अपने पास यहाँ पर ग्रेजुअली धीरे धीरे इवोल्यूशन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो अपने चार्ल्स डार्विन भाई साहब ने क्या कंक्लूड किया, दैट एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलैरिटी टू वेरिंग डिग्रीज, नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स, मतलब सिर्फ आपस में हम लोग सिमिलर नहीं हैं, बल्कि हमारी जो पूर्वज थे उनसे भी हम मिलते जुलते हैं। हमारे पूर्वज के भी एक नाक थे, उनके भी 2 कान थे। ठीक है, तो अपने पास हम भी ऐसे ही हैं, तुम्हारा भी 2 कान है, 1 नाक है, हमारे पूर्वज भी ऐसे ही हैं। तो ना मैं सिर्फ तुमसे मिलती हूँ, बस ये है कि तुम्हारा नाक थोड़ा लंबा होगा, मेरा नाक थोड़ा ऐसे छोटा है, किसी का नाक कुछ होगा, किसी का नाक कुछ होगा। ठीक है, तो अपने पास लेकिन सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो पुराने ज़माने के अपने पूर्वजों से भी हम लोग शेयर करते हैं। ठीक है जी। सो दोज कैरेक्टर्स विच एनेबल सम टू सर्वाइव बेटर। अब तुम्हें किसी भी जगह पर बेटर सर्वाइव करना है, बेटर तुम्हें चीज़ें चाहिए, तो कंडीशंस बेटर होनी चाहिए, तुम्हारा क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, फूड अच्छा होना चाहिए, फिजिकल फैक्टर्स अच्छे होने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अनदर वर्ड यूज्ड इज द फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की फिटनेस वहाँ पर होनी चाहिए। हम लोगों के पास डार्विन के हिसाब से फिटनेस का मतलब, अब मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारे अंदर फिटनेस है कि नहीं है, तो फिटनेस क्या होनी चाहिए अपने पास यहाँ पर। हम लोगों के पास फिटनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि अपन अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सके, अपन अगली जनरेशन अच्छे से बनवा सकें, बट चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला कि हम लोगों के पास, देखो चार्ल्स डार्विन ने बोला कि हम लोगों के पास जो फिटनेस है अल्टीमेटली एंड ओनली टू द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। साथ में उन्होंने पता क्या चीज़ें इंक्लूड की कि हम लोग यहाँ पर अगर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर जेनरेशन है ह्यूमन की जो रिप्रोडक्टिवली एकदम हेल्दी है, ठीक है, बहुत अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके बेबी बहुत अच्छे से बन सकते हैं। दूसरी अपने पास जेनरेशन है जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी अपने पास यहाँ पर नहीं है। डन। तो ये तो क्या है अपने पास, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। ये क्या है अपने पास, ये रिप्रोडक्टिवली हेल्दी अपने पास यहाँ पर नहीं है। तो जो ये रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, इनके बेबीज़ बनेंगे धीरे धीरे, फिर ये और इनके बेबीज़ बनेंगे, इनके बेबीज़ बनेंगे। इस एरिया के अंदर सारी की सारी पॉपुलेशन इनकी ही होनी स्टार्ट हो जाएगी, जबकि इनके बेबीज़ हो ही नहीं रहे थे। तो इनकी पॉपुलेशन, ये मरेंगे, इनके साथ ये भी ख़त्म हो जाएगी, इनकी जनरेशन भी ख़त्म हो जाएगी। तो अपने डार्विन भाई साहब ने क्या बोला कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो है दैट इज अल्टीमेट फिटनेस, क्योंकि जो इंसान ज़्यादा, जिसकी प्रोजनी होंगी, जिसके ज़्यादा, जितने ज़्यादा बेबी होंगे, तो वही क्या करेगा, मोर सर्वाइव, ज़्यादा सर्वाइव करेगा, और उसी को नेचर क्या करेगा, उसी को नेचर सेलेक्ट करेगा। मतलब नेचुरल सिलेक्शन अपने पास यहाँ पर होगा, और जिसका नेचुरल सिलेक्शन होगा दैट इज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन।
वो इवोल्यूशन का मैकेनिज्म हम लोगों के पास यहाँ पर होता है। तो अपने यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन के बारे में चारवेल भाई साहब ने बात की कि जिनके अंदर बेटर रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है, दोज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट, उनके ज़्यादा बच्चे बनेंगे, और जिनके ज़्यादा बच्चे होंगे वही नेचुरली क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। मैंने बता दिया ना, जिसके बेबी नहीं हो रहे हैं वो तो खुद मर जाएंगे, उसके साथ उनकी जनरेशन भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जिसके बेबी हो रहे हैं, जो रिप्रोडक्टिवली फिट है, जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, तो वो क्या होता जाएगा अपने पास यहाँ पर, उसका नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पर होता जाएगा। चलो ओके जी, तो ये अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, ये अपन ने चार्ल्स डार्विन भाई साहब ने ये चीज़ अपने को एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद दूसरे अपने पास आए एल्फ्रेड वेलेस भाई साहब, जो कि एक नेचुरलिस्ट हैं। किसके ऊपर काम करते हैं, मेले आर्चीपेलागो, मेले आर्चीपेलागो जो भी है यहाँ पर, उसके ऊपर ये काम करते थे। ठीक है, जैसे अपने ये कहाँ पर डार्विन भाई साहब, HMS बीगल, तो मेले आर्चीपेलागो, उन्होंने भी कुछ सेम ही कंक्लूजन निकाली। अपेरेंटली न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर रिकॉग्नाइजेबल जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है। जैसे तुम्हारा भी टाइम बीतता जा रहा है, तो पहले तुम्हारे दादा दादी थोड़ी सी और डिफरेंट शक्ल होती थी, पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी होंगी, तो अब तुम्हारी क्या होती जा रही है, और डिफरेंट होती जा रही है। किसी जनरेशन में लंबे लड़के होते जाते हैं, एक बार टाइम ऐसा होता है कि सारे लड़के लंबे लंबे, मतलब सारे 6-6 फुट के दिख रहे हैं। अभी फिलहाल जिस लड़के को देखो 6 फुट का मिलता है, ठीक है। और लड़कियाँ क्या मिलती हैं, नॉर्मल हाइट की लड़कियाँ कम मिलती हैं, या तो लड़कियाँ छोटी मिलती हैं या फिर लड़कियाँ बहुत लंबी मिलती हैं आजकल। मतलब तभी ट्रेंड सा ऑब्जर्व करके देखना तुम लोग। जबकि आपकी अपनी मम्मा और वाला जो एज है ना, वो कौन सा है, वो है 5'3", 5'2", 5'4" वाला, उनके वो वाली मिलती हैं। आजकल कैसे मिलती हैं, या तो बिल्कुल 5 से कम मिलती हैं, या फिर क्या मिलती है अपने को 5, 6, 7, 9, 10 तक भी पहुंची हुई है। तो एक ट्रेंड सा अपने पास यहाँ पर चलता है। तो जो एल्फ्रेड वेलेट भाई साहब थे, मेले आर्चीपेलागो के ऊपर काम करते थे, उन्होंने क्या बोला कि जैसे जैसे अपने पास यहाँ पर कोर्स ऑफ टाइम अपना बीतता जाता है, वैसे वैसे नए ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपीयर होते जाते हैं। एंसेस्टर्स अपने प्रेजेंट थे डिफरेंट टाइम के ऊपर। हिस्ट्री के अंदर ये जो पीरियड्स की फॉर्म में बांटा जाता है, हिस्ट्री को इराज की फॉर्म में बांटा जाता है। एक टेबल भी तुम लोग को साल भर याद करवाई जाती है, इरा अपने पास हर चीज़, ठीक है, इरा पीरियड्स वगैरह, राइट, इपॉक्स, इराज, पीरियड्स, तो उनकी फॉर्म में अपनी हिस्ट्री, अर्थ की हिस्ट्री को बांटा जाता है। और जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री का मतलब कि अर्थ के ऊपर पहले यहाँ पर लैंड थी, यहाँ पर माउंटेन्स थे, ठीक है। तो अगर माउंटेन्स थे तो माउंटेन्स के ऊपर अलग तरीके के लोग होते हैं, गोरे गोरे से लोग होते हैं, कितना ज़्यादा उनके अंदर खून होता है। अगर वहाँ पर सी था तो सी के ऊपर डिफरेंट लोग होते हैं। तो जैसे जैसे अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री चेंज हुई कि वहाँ सी की जगह माउंटेन बन गया, वहाँ पे माउंटेन की जगह वहाँ लैंड बन गया, तो जैसे जैसे अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री वहाँ पर चेंज हुई, वैसे वैसे वहाँ पर हम लोगों के पास, वैसे वैसे अपने पास वहाँ पर अर्थ जो है उसकी बायोलॉजिकल हिस्ट्री चेंज हुई। तो बायोलॉजी के अंदर जो चेंजेस आए वो जियोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ ही अपने पास यहाँ पर चेंजेस आते गए एंड आते गए, राइट। तो अर्थ इज़ वेरी ओल्ड, नॉट जस्ट 1000 ऑफ ईयर्स अगो, जो अभी हमने बोला था कि सिर्फ 4000 साल पुरानी है, नहीं, बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। एंड आपको पता है 4.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। आपको क्या पता है कि इवोल्यूशन हुई है, आपके पास क्या प्रूफ है कि इवोल्यूशन हुई है। तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पक्का अर्थ के ऊपर हुई है। काफ़ी सारे प्रूफ अपने पास यहाँ पर हैं। सबसे पहला प्रूफ, इवोल्यूशन कहते ही एक ही चीज़ दिमाग में आती है, फॉसिल्स। हार्ड पार्ट्स हम लोगों को डिफरेंट रॉक्स के अंदर टाइम पर मिलते रहते हैं, सेडिमेंट्स के अंदर, क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट के अंदर इंडिकेट्स अपने को मिलते रहते हैं कि हाँ जी ये इस टाइम पर इतने साल पुराना ये फॉसिल है, तो इस टाइम पर ये चीज़ एग्जिस्ट की होगी और वो अब एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब चीज़ें जो हैं वो इवॉल्व हुई है। फिर हम क्या करते हैं, मान लो रॉक का डिफरेंट एज के सेडिमेंट्स अपन ले लें, ठीक है, जिनके अंदर फॉसिल अपने पास प्रेजेंट है, जो कि जब बने थे जब वो रॉक का सेडिमेंटेशन अपने पास हुआ था। मतलब मैंने तुमको बता दिया कि वो अपनी जब वो रॉक बनी थी तभी ये चीज़ बनी होगी। सम ऑफ देम अपीयर टू मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स, कुछ तो मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स जैसे अपने पास यहाँ पर होते हैं, ठीक है, कुछ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे अपने पास क्या हो गए, डायनासोर्स। आजकल क्या डायनासोर्स हैं?
दीदी आप हो ना हमारी ज़िंदगी में, डायनासोर से कम हो गया, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। जो स्टडी, अगर फॉसिल को पढ़ेंगे, अच्छा इतने साल पुराना था तो इसका मतलब ये इतने साल पहले ये एग्जिस्ट करता था, तो वो हमें बताता है कि कब कौन सी चीज़ एग्जिस्ट करती थी। न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ्स हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ की हिस्ट्री में नई नई लाइफ हर टाइम पर आती रही हैं। तो एविडेंसेस इवोल्यूशन के क्या हैं? इवोल्यूशंस के एविडेंसेस हैं फॉसिल्स। That's it, fossils. तो rocks from sediment and a cross section of earth crust indicates arrangement of sediments during long history of earth। कि अपनी अर्थ के इस सेडिमेंट के अंदर अपने पास ये चीज़ अपने को मिली, मतलब ये जब सेडिमेंट बना होगा तो उस टाइम पर ये चीज़ यहाँ पर अर्थ पे रही होगी, जो कि आज हो सकता है एक्सटिंक्ट कर चुकी हो, जैसे डायनासोर्स है, हो सकता है कि आज भी वो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म से मिलती जुलती हो। तो इन सभी चीज़ों ने प्रूव किया है कि हम लोगों के पास यहाँ पर इवोल्यूशन जो हुई है। तो सबसे पहले व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन? नंबर 1 एविडेंस इज द फॉसिल्स। सबसे पहला एविडेंस क्या है? फॉसिल्स अपने पास है। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन? इवोल्यूशन हुई है, इसका क्या एविडेंस आपके पास है? नंबर 1 एविडेंस इज द फॉसिल्स। नंबर 2 एविडेंस के बारे में अब बात करते हैं, दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। एम्ब्रियोलॉजी का सपोर्ट जिसको सबसे पहले किसने प्रपोज किया? अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने अपना सिस्टम हैक कर लिया। कौन सा सिस्टम? जब हम बने थे, एम्ब्रियो हम लोग थे, जब हम लोग छुटकू छुटकू से एम्ब्रियो थे, तो हमारे सिस्टम को अर्नेस्ट हैकल ने हैक कर लिया। और उन्होंने क्या बोला कि कुछ ऐसी पर्टिकुलर स्टेजेस सभी वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलती हैं उनकी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के टाइम पर, जो कि जब वो अडल्ट बन जाते हैं तब नहीं मिलती। जैसे कि अपन ह्यूमन, अगर ह्यूमन में बात करूं, जब हम लोग डेवलप कर रहे होते हैं ना इनिशियली, तो अपने वेस्टिजियल गिल स्लिट्स, अपने कुछ गिल स्लिट्स दिखते हैं, और धीरे 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 वो क्या होते जाते हैं, जैसे ही हम अडल्ट बनते जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ए रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स बनवाता है हेड के पीछे। बट फंक्शनल ये ऑर्गन किसके अंदर है? फिश के अंदर। अडल्ट वर्टिब्रेट्स के अंदर, हम लोग के अंदर ये नहीं मिलते, राइट। तो इसका मतलब अर्नेस्ट हैकल ने क्या बोला? अर्नेस्ट हैकल ने बोला कि फिश के अंदर गिल्स का काम है, हमारे अंदर गिल्स का काम नहीं है। लेकिन हम जब बने थे, जब हम एम्ब्रियो की फॉर्म में थे, तब हमारे अंदर गिल स्लिट्स देखने को मिले थे। तो इसका मतलब हम लोग की भी जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो उसी तरीके से हो रही है जैसे अपनी फिश के अंदर हो रही है, ठीक है। हालांकि मतलब इसका मतलब उन्होंने क्या बोला कि हम लोग फिश से ही बने होंगे, लेकिन ये प्रपोजल जो था, केयरफुल स्टडी जब किया गया तो इसको थोड़ा सा डिसअप्रूव किया। किसने? अपने कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने। ये अर्नेस्ट हैकल थे, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर, क्योंकि वो वॉन हो गए, जीत गए, उनकी बे थी, हैकल की बे, अर्नेस्ट वॉन बेयर, ठीक है। तो ही नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर पास टू द अडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स। दूसरे एनिमल्स की अडल्ट स्टेज से वो कभी भी पास नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले अपना एम्ब्रियो फिश बनता होगा, फिश बनने के बाद फिर हम बनते होंगे। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर बात करी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही है, मुझे भी ये बात सही लगती है, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट हो गया इवोल्यूशन का, ये इवोल्यूशन हुई है। अदरवाइज़ हमें जब ज़रूरत ही नहीं है गिल स्लिट्स की, हमें ज़रूरत ही नहीं है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की, क्यों है ये हमारी बॉडी में जब ये वेस्टिजियल ही होनी थी? इसका मतलब कभी ना कभी तो इनका यूज़ रहा होगा, ठीक है। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज शो डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स इन टुडे एंड दोज एग्जिस्टेड ईयर्स ऑफ अगो। जैसे हमारे जो पूर्वज थे उनके अंदर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का काम था, क्योंकि वो पेड़ पौधे खाते थे, जबकि हमारे अंदर वो है बट वेस्टिजियल पड़ी है। तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस हमारे अंदर हैं, उनके भी 2 हाथ थे, हमारे भी 2 हाथ हैं, तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ अपने अंदर है, ठीक है जी। तो हम लोगों की फॉसिल्स की स्टडी जो है डिफरेंट, ये तो अपने पास यहाँ पर हो गया। अच्छा, जो फॉसिल वाला एविडेंस बोला जाता है उसको बोला जाता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस।
दिस इज कॉल्ड पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस। जो फॉसिल एविडेंस था हम लोग के पास, दैट इज पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस। दूसरा अपने पास जो एम्ब्रियोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में बात की, अर्नेस्ट हैकल ने बात की हम लोगों के पास, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया सर्टेन फीचर जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम लोग को दिखते हैं उसके ऊपर ये बेस्ड होता है। जैसे ह्यूमन के जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, गिल स्लिट्स रहे होते हैं जस्ट बिहाइंड द हेड, और जो कि फंक्शनल ऑर्गन किसके अंदर होता है, फिश के अंदर हम लोग के पास यहाँ पर होता है। हालांकि इसको डिसअप्रूव कर दिया गया, किसको, इसको डिसअप्रूव किसने किया अपने पास यहाँ पर, अपने कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने। उन्होंने क्या बोला कि एम्ब्रियो जो है वो कभी भी किसी भी अदर एनिमल्स की अडल्ट स्टेज से पास नहीं करते हैं। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी का स्टडी किया जाता है, तो बोला जाता है कि अपने पूर्वजों से हम कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। ये आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा इनका, ब्रैकियोसोरस, स्टीगोसोरस, आर्कियोपटेरिक्स, क्रोकोलोडन, टेरोनिडॉन, टायरेनोसोरस, ट्रैकियो, ये वाला टेबल याद करना पड़ेगा। आ जाता है ये वाला, मतलब आते हैं इवोल्यूशन के चैप्टर आ जाते हैं, मतलब कभी कभी अगर दिमाग में चढ़ गया ना मास्टर के तो आ जाएंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने क्या बोला यहाँ पर, एम्ब्रियोज जो हैं दूसरों की अडल्ट स्टेज से कभी भी पास नहीं करते हैं। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी की जब स्टडी की गई तो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस शो करते हैं अमंग ऑर्गेनिजम्स ऑन टुडे एंड दोज एग्जिस्टेड ईयर्स अगो, राइट, ओके। इसके बेसिस पर ही अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, होमोलोगस। हम लोग बात करते हैं ना होमोलोगस ऑर्गन्स, याद है, एग्जाम्पल्स इनके याद हैं। तो जो अपनी वेल्स हो गई, बैट हो गई, चीता हो गए, ह्यूमंस हो गए, उनके अंदर उनकी बोन्स, जो फोरलिम की बोन्स होती हैं वो सिमिलैरिटी शो करते हैं, राइट। तो देखो, तो अपने पास वेल्स, बैट्स, चीता, ह्यूमन, all mammals share similarity in the pattern of bones of forelimb। जैसे अपनी यहाँ एक बोन, यहाँ पर दो बोन, फिर अपने ऐसे ये पंजा अपना है, ऐसे ही चीता के अंदर होगा, ऐसे ही व्हेल के अंदर होगा, ऐसे ही बैट्स के अंदर होगा। वो जो पैटर्न है ना अंदर बोन्स का फोरलिम्ब के अंदर, वो सेम वहाँ पर है। लेकिन मैं तो अपना देखो लिखने का काम कर रही हूँ अपने फोरलिम्ब से, चीता खाने का काम करते हैं। तो फंक्शंस हम क्या कर रहे हैं, फंक्शंस हम डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, जबकि काम उनका डिफरेंट होता है। सिमिलर वही ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, वही जैसे हमारे अंदर होती है। तो ये इवोल्यूशन क्या कहलाएगी, आपस में तो कैसे हैं ये, होमोलोगस। ये स्ट्रक्चर तो आपस में कैसे हैं, मिलते जुलते हैं, होमोलोगस। और अपने फंक्शंस क्या कर रहे हैं, फंक्शंस कुछ और परफॉर्म कर रहे हैं तो डाइवर्स हो गए। अंदर से हैं सेम लेकिन वैसे क्या हो गए, डाइवर्स हो गए। तो अंदर से सेम होने का मतलब होमोलोगस, और बाहर क्या हो गए, बाहर डाइवर्स कर गए, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो बहुत आसान है या याद करना, दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर होमोलोगस। These structures are homologous। homologous मतलब कॉमन एंसेस्ट्री इनकी रही है, ये सेम है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, वर्टिब्रेट्स का, हर्ट्स और ब्रेन्स, ठीक है जी। तो हम लोगों के पास यहाँ पर थॉर्न हो गया, टेंड्रिल्स बोगनविलिया के और क्यूकरबिटा के, होमोलॉगी वो दिखाते हैं, ठीक है। तो होमोलॉगी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वेयर इज एनालॉगी जस्ट ऑपोजिट टू द एग्जैक्ट सिचुएशन। होमोलॉगी क्या होगा कि अंदर से तो डिफरेंट हैं लेकिन बाहर, सॉरी एनालॉगी, एनालॉगी क्या होगा, एनालॉगस है, एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, एक दूसरे के होमोलॉगस नहीं है। इसका मतलब स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है लेकिन बाहर क्या करेंगे, बाहर सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, क्या हो जाएंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे। तो कौन सा इवोल्यूशन हो जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा। एग्जाम्पल अपने पास क्या हो गया, बटरफ्लाई के विंग्स, बर्ड्स के विंग्स अंदर से सेम नहीं होते लेकिन दोनों उड़ने का ही काम कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, उड़ने का ही काम कर रहे हैं अपने पास यहाँ पर। तो दो चीज़ें आ गई, देखो बहुत आसान है यार याद करना, इनको याद करना कुछ मुश्किल है ही नहीं। कोई स्ट्रक्चर आपस में सेम है, सेम स्ट्रक्चर को क्या कहते हो तुम लोग, होमोलोगस कहते हो। अंदर से तो वो सेम है लेकिन काम कुछ और कर रहे हैं, तो क्या कर गई है, डाइवर्ज कर गए, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अंदर से ये डिफरेंट थे तो क्या हो गए, एनालॉगस। और अपने पास क्या कर रहे हैं, ये परफॉर्म सेम फंक्शन कर रहे हैं, वो क्या हो गया, वो हो गया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन।
तो आज के बाद जब भी तुम्हें दिखे कि अगर सेम फंक्शन परफॉर्म हो रहा है तो समझ जाना एनालॉगस है और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, और अगर तुम्हें दिखे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं तो समझ जाना डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और अंदर से सेम मिलेंगे। सारे के सारे एग्जाम्पल्स तुम लोग को इसके बेसिस पर याद हो जाएंगे। तुम खुद ही सोच के देखो, तुम्हें पता ही नहीं है कि वेल जो अपने पास बर्ड्स हैं और बटरफ्लाई के विंग्स हैं वो होमोलॉगस में आएंगे या एनालॉगस में। अब तुम खुद सोचो, बर्ड्स और बटरफ्लाई दोनों के विंग्स उनको उड़वाने का काम करते हैं या एक में खाने का काम होता है दूसरे में कुछ और? दोनों में सेम काम होता है, सेम काम होता है तो कन्वर्जेंट में डाल देना। ठीक है, अपने पास यहाँ पर जो हम लोगों के ये थे वेल, बैट, चीता, ह्यूमन, इनके 4 लिम्ब क्या सबके सब सेम काम करते हैं? नहीं करते, नहीं करते तो इनको डाइवर्जेंट में डाल देना। हो गया तुम लोग को याद। अगर सेम काम करते हैं तो कन्वर्जेंट, सेम काम करते हैं तो किस में डालोगे? कन्वर्जेंट में डालोगे, और डिफरेंट काम करते हैं तो इस वाले सेक्शन के अंदर डाल देना। दैट्स इट। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। और भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो क्या हो गया? आई ऑफ ऑक्टोपस, मैमल्स, फ्लिपर्स ऑफ पैंगुइन एंड डॉल्फिन, दोनों की आई क्या करेगी? देखने का ही काम करेगी। पैंगुइन्स के और डॉल्फिन्स के फ्लिपर्स सेम काम अपने पास यहाँ पर करेंगे। तो सिमिलर हैबिटेट रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ सिमिलर अडेप्टिव फीचर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बट सेम फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन होता है, जबकि पोटैटो जो है वो स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। याद हो, करवाया था। लेकिन दोनों को खाते हो, दोनों को खाते हो, फंक्शन दोनों का सेम है तो परफॉर्म सेम फंक्शन कर रहे हैं तो कन्वर्जेंट में आ जाएंगे। लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। एक रूट का मॉडिफिकेशन है, दूसरा स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया? 2 चीज़ें होंगी, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट। अगर सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या बोलोगे उसको? सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो कन्वर्जेंट बोलोगे, कन्वर्ज हो गए सेम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। और अगर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे तो उनको क्या बोलोगे? डाइवर्जेंट बोलोगे। तो दोज एनिमल्स द स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शंस ड्यू टू एडाप्टेशन to different needs, this is called divergent evolution। हम लोग के पास क्या हो गया? होमोलोगस। इनकी एंसेस्ट्री क्या होती है? सेम होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सेम। वर्टिब्रेट्स का हार्ट हो गया, थॉर्न्स, टेंड्रिल्स हो गए। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब अपने पास क्या हो गया? हम लोग के पास एनालॉगस होते हैं, कन्वर्ज हो गए, अपना सेम फंक्शंस परफॉर्म करने लगे, कन्वर्ज हो गए ये यहाँ पर। और उसके एग्जांपल्स के बारे में बात कर ली, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, आई ऑफ ऑक्टोपस, फ्लिपर्स ऑफ पैंगुइन, स्वीट पोटैटो अपने पास यहाँ पर हो गया। तो सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन्स एंड जीन परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव्स क्लूज टू कॉमन एंसेस्ट्री। मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप्स, काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप्स को हम लोगों ने क्या कर लिया है? डोमेस्टिकेशन उनका कर लिया है, ताकि हम लोग क्या करवा सके? दोनों आपस में उनको मिलवा के और अच्छी ब्रीड वहाँ पर तैयार करवा सके। इंटेंस ब्रीडिंग प्रोग्राम हम लोग के पास यहाँ पर चल रहे हैं। नई नई ब्रीड्स हम लोग यहाँ पर बनवा रहे हैं, जैसे कि डॉग्स की डिफरेंट ब्रीड्स। ये वाला कौन सा कुत्ता है तेरा, आपस में डिस्कस करते हो, भाई तेरे घर में कौन सा कुत्ता है, ठीक है, तो कौन सी ब्रीड है तेरे घर में, तो ऐसे डिस्कस करते हो ना तुम लोग। तो अलग अलग ब्रीड्स तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो? अलग अलग ब्रीड्स वहाँ पर बनवा रहे हो। ठीक है, उसके बाद एक और अच्छी ऑब्जर्वेशन देखी, सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर देखी गई एक और काफ़ी अच्छी इवोल्यूशन का सपोर्ट वहाँ पर देखा गया। क्या देखा गया अपने पास? ये मतलब इवोल्यूशन हुआ है, ये देखा गया। एक एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल था? देखो, बहुत मस्त एग्जाम्पल था कि जो मोथ है हम लोगों के पास 1850s के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, मान लो ये है 1850, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बननी स्टार्ट हुई। इससे पहले मोथ जो थे वहाँ पर, उनको हमने क्या कर लिया? उनको हमने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है। वो कैसे कलर के थे? वो थे वाइट विंग के मोथ्स। फिर क्या हुआ? 1850 के बाद में कलेक्ट किया तो अब धुआं, मिट्टी, टैनिंग आ गई बेचारों की स्किन पर, डार्क कलर के मोथ हो गए, मेलानाइज्ड, मैल जम गया उनके ऊपर, मेलानाइज्ड मोथ मिले। ठीक है। However, in collection carried out from the same area, but after industrialization, there were more dark winged। हाँ, मैंने बता दिया ना बस। उसके बाद पहले अपने पास क्या थे? पहले अपन ने जब कलेक्ट किए तो वाइट, ये बस वही लाइन दोबारा लिख रहा है। तो 1850s के बाद, अच्छा 1850s में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, 1920s तक पूरा ही, मतलब यहाँ तक 1920 आप लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ तक। ठीक है। तो उससे पहले क्या मिले हम लोगों को?
ये डेट्स ज़रूर याद कर लेना यार, डेट्स में मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ, डेट्स मुझे याद नहीं होती बिल्कुल भी। मुझे सीरियसली एनसीईआरटी के एक भी डेट याद नहीं है, कुछ याद होंगी बस, कुछ याद होंगी, बाकी ज़्यादा डेट्स मुझे याद नहीं है, बस वो मेंडल वाली। ठीक है, तो डेट्स याद कर लेना। एमबीबीएस में जाओगे तो डेट्स वेट्स का इतना ज़्यादा लोचा तुम लोग को पड़ेगा नहीं, तो मस्त अपना फिर ऐश करना। ठीक है दीदी, ऐश करना कह रही हो, हालत ख़राब हो जाती है यार, मैं सैचुरेट हो चुकी हूँ, सीरियसली बता रही हूँ, मैं थक चुकी हूँ। तुमको पढ़ाने में भी तो दिमाग खर्च होता है, खुद का पढ़ने में भी दिमाग खर्च होता है, अगर पढ़ाने में दिमाग खर्च नहीं होता मतलब नोट्स बनाने में तो हालत ही ख़राब हो जाती है। ऊपर से तुम्हारे टंटे, हर किसी को पता है क्या चाहिए कि हर किसी को हम लोगों से बात कर लो, दीदी 5 मिनट ही तो बात करनी है मेरे को। चलो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। और बताओ यार तुम लोग की पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? मस्त। चलो ओके, सो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनी यहाँ पर सेट हुई उससे पहले जब हमने देखा तो वहाँ पर क्या थे, जो वाइट विंग मोड्स थे वो ज़्यादा थे, लेकिन उसके बाद जो थे डार्क विंग मोड्स जो हैं वो ज़्यादा मिले, प्रोपोर्शन जो है वो रिवर्स हो गया। प्रेजेंट तो डार्क विंग्ड पहले भी थे, डार्क विंग बाद में भी प्रेजेंट थे, वाइट विंग्ड बाद में भी प्रेजेंट थे, दोनों टाइम पे दोनों प्रेजेंट थे, लेकिन इंडस्ट्री के बाद मैले हो गए, डार्क कलर के हो गए, तो इसके बाद ये बढ़ गए और इससे पहले ये ज़्यादा हम लोगों के पास वहाँ पर प्रेजेंट थे। ये तो डायग्राम के बारे में अपन बात कर चुके हैं, देखो चीता वगैरह सबके अंदर सबकी बोन्स एक ही जैसी हैं। अपना बोगनविलिया और क्यूकरबिटा के अंदर एक जगह पर थॉर्न उसका काम कर रहा है, एक जगह पर टेंड्रिल हम लोग के पास वहाँ पर बन रहा है। तो ये क्या था हम लोगों के पास इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले अपने पास वाइट कलर के ज़्यादा थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद डार्क विंग के ज़्यादा थे। अब तुम कहोगे कि दी क्यों इसलिए देखो इस डायग्राम को, देखो इस डायग्राम में हम लोगों को ये इजीली नज़र आ रहा है, जब इंडस्ट्रीज़ नहीं डली थी तो कूड़ा मिट्टी गंदगी डिपॉजिट नहीं हुई थी, इन पेड़ों के ऊपर कूड़ा मिट्टी और गंदगी डिपॉजिट नहीं हुई थी, तो वाइट कलर की अपनी सारी सब कुछ साफ़ सुथरा था, तो वाइट विंग जो मोथ्स थे वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेते थे, दिखते नहीं थे। तो अब अगर तुम लोग मान लो इनको पकड़ने जाते हो तो तुम्हें ये तो दिखेगा नहीं, तुम्हें ये वाला इजीली दिख जाएगा, डार्क कलर वाला, लाइट कलर के ऊपर डार्क कलर बैठा हुआ है, मिनटों में तुम पकड़ोगे, तो इनको तुम क्या करते जाओगे, पकड़ते जाओगे, खत्म करते जाओगे। जबकि इस वाले केस के अंदर देखो ये नहीं दिख रहा, ये मिनटों में दिख रहा है, तो इसका मतलब अब की बार इसको पकड़ लोगे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ये कम हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ये कम था, समझे? इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वो कम था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वो हम लोग के पास यहाँ पर कम था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाइट विंग मोथ हम लोग के पास यहाँ पर थे डार्क विंग के कंपैरिजन में। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क विंग मोथ इज मोर इन द सेम एरिया। और क्यों हुआ हम लोग के पास, देखो प्रेडेटर्स जो हैं हम लोगों के पास वो कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड में ज़्यादा किसी चीज़ को स्पॉट करेंगे। तो जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी उससे पहले वाइट विंग्ड मोथ को देखना उतना आसान नहीं था, जबकि डार्क विंग्ड मोथ को देखना बहुत ही ज़्यादा आसान था, इसीलिए डार्क विंग मोथ को ख़त्म सर्वाइव नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अपने पास डार्क विंग्ड मोथ जो हैं वो सर्वाइव कर पाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले अपने पास तो वाइट कलर्ड लाइकेंस बहुत ज़्यादा थी। लाइकेंस कब होती हैं, जहाँ पर पोल्यूशन नहीं होता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाइट क्यों थी चीज़ें, क्योंकि वाइट कलर्ड लाइकेंस बहुत ज़्यादा अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट थी, तो इसीलिए वाइट कलर्ड मोथ्स को कोई भी नहीं उठा पाता था, और बाद में वाइट कलर मोथ्स को इजीली उठा पा रहे थे, क्योंकि वहाँ से जितनी भी लाइकन थी वो खत्म हो जाएंगी। इंडस्ट्री आएंगी तो पोल्यूशन आएगा तो खत्म। तो वो क्या कर लेते थे, अपने आप को कैमोफ्लेज यहाँ पर कर लेते थे, बैकग्राउंड में अपने आप को छुपा लेते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अपने को ब्लैक कलर का मोथ इजीली दिखना बंद हो गया, जबकि वाइट कलर का मोथ बहुत कॉन्ट्रास्टिंग उसमें दिखने लग गया। तो मिक्स्ड पॉपुलेशन के अंदर दोज हु कैन बेटर अडेप्ट सर्वाइव इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाइट वाले जो थे वो अपने आप को बेटर अडेप्ट कर पा रहे थे, तो वो ज़्यादा सर्वाइव कर रहे थे और उनका पॉपुलेशन साइज बढ़ गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ब्लैक वाले खुद को बेटर अडेप्ट कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो उनका पॉपुलेशन साइज बढ़ गया, ठीक है। हालांकि कोई भी वेरिएंट जो है वो कंप्लीटली वाइप आउट नहीं हुआ। उससे मैंने बोला ना कि वाइट
के साथ में पहले ब्लैक भी थे, इधर ब्लैक के साथ में वाइट भी थे, कोई कंप्लीटली वाइप आउट नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा नंबर किसका बढ़ गया वो अब तुम समझ गए हो यहाँ पर। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन पीरियड जो थे, इंडस्ट्रियल स्मोक और सूट्स अपने पास यहाँ पर थे, तो वाइट कवर्ड विंग, ब्लैक विंग बढ़ गए, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रीडेटर, राइट। सो रूरल एरियाज के अंदर जो मिलेनिक मोथ काउंट था वो लो था। मिलेनिक मोथ का मतलब ब्लैक वाले, रूरल एरियाज में पोल्यूशन इतना नहीं होता तो ब्लैक वाले कम थे, ठीक है। तो एक वेरिएंट सोल्यूशन के अंदर हम एक मिक्स्ड पॉपुलेशन के अंदर जो अपने आप को बेटर अडेप्ट कर सकता है, बेटर सर्वाइव कर सकता है, वो क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन साइज उसका बढ़ जाएगा। कोई भी वेरिएंट जो था वो कंप्लीटली वाइप आउट नहीं हुआ था। ये तो एग्जाम्पल किसका मैंने दे दिया तुम लोगों को? मोथ वाला, ठीक है। उसके बाद देखो एक और एग्जाम्पल, जो आजकल हम इतने हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स यूज़ करते जा रहे हैं, इन्होंने और रेजिस्टेंट वेराइटीज़ यहाँ पर बनवा दी हैं। एक एग्जांपल देती हूँ। पहले तुम लोग ऑल आउट लगा लेते थे, तुम लोग के मस्त मच्छर जो हैं मिनटों में उड़ जाते थे, मिनटों में ख़त्म, टाटा बाय बाय हो जाता था मच्छरों का, ठीक है। लेकिन आज कितना भी तुम लोग जो भी क्या लगाते हो, लाइफ बॉय नहीं, लाइफ बॉय तो इसमें कहाँ ही होता होगा, गुड नाइट, ये नाइट वो नाइट, कितने लगाते हो? ये पता नहीं यार कौन कौन सी नाइट होती हैं। तो ये जितने भी तुम लोग लगाते हो यहाँ पे, तो अब ये सोच के देखो इनसे भी आजकल मच्छर नहीं मरता। फिर भी कुछ मतलब इतना मस्त ऑल आउट हमने लगा रखा है, उसके बावजूद भी मस्त अपने मच्छर जो है वो हांड रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो कितने ही हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हम लोगों ने लगाए, उसकी वजह से अब ये और रेजिस्टेंट और बनते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कुछ अपने माइक्रोब्स हैं वो एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स के खिलाफ अपने आप को और रेजिस्टेंट बनाते जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे। तो इसको क्या बोला जाता है? इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से इवोल्यूशन हुआ है, मतलब अपने आप को इन्होंने रेजिस्टेंट बना लिया है। तो एवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, it is a stochastic process based on chances events in nature और chances mutation in organism। सब चीज़ें चांस के ऊपर बेस्ड है, लक बाय चांस है सब चीज़ें, कि म्यूटेशन हो गई और रेजिस्टेंट बन गए तो भाई जिंदगी सेट, नहीं बने तो फिर ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो ये पूरी की पूरी क्या है? पूरी की पूरी अपने पास यहाँ पर चांसेस के ऊपर बेस्ड हम लोगों के पास ये है, चांसेस के ऊपर कम्प्लीटली बेस्ड है। तो अपने पास जो एक्सेस ऑफ हर्बिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा हैव ओनली रिजल्टेड इन सेलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज, एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। सो दिस इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद अपने पास यहाँ पर आता है अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।